हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 1 जो कि हमारे सौरमंडल से रिलेटेड है। ठीक है, क्लास 6 की भूगोल एनसीईआरटी बुक, इसका फर्स्ट चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि सौरमंडल में पृथ्वी की क्या सिचुएशन है, किस तरीके से हमारे प्लैनेट्स हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से ये ब्रह्मांड है। ठीक है, किस तरीके से आकाशगंगा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सूर्य अस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इसकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। हम रात के समय जब भी आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें दिखती हैं, है ना, जिसको हम पहचान नहीं पाते कि ये क्या है या क्या नहीं है। तो उनकी गणना हम नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भरा हुआ रहता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। कुछ चीज़ें हमें चमकती हुई नज़र आती हैं, कुछ हमें धुंधली नज़र आती है, जो कि हमें ठीक से नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में हीरे जड़े हों, इनमें कुछ टिमटिमाटे हुए प्रतीत होते हैं। अगर हम जब इन सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो कुछ की टिमटिमाहट अलग होती है और कुछ कुछ ज़्यादा चमक रहे होते हैं, कुछ हल्के चमक रहे होते हैं, है ना। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, है ना। हम चंद्रमा को रोज़ देखते हैं। कभी हमें चंद्रमा घटता हुआ नज़र आता है तो कभी हमें चंद्रमा बढ़ता हुआ भी नज़र आता है। ठीक है, ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जब हम पूरा चंद्रमा देखते हैं, पूरा चंद्रमा हमें कब दिखता है, महीने में एक बार ही हम पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पूर्णिमा वाली रात। ठीक है, और 15 दिन के बाद जब हम इन्हें देखते हैं तो हमें नए चंद्रमा की रात्रि दिखती है, जिसे हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, और जब आसमान साफ नहीं होता तो हम उसको अच्छे से अवलोकन उसका नहीं कर सकते। आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि दिन के समय चंद्रमा इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को हम क्यों नहीं देख पाते, है ना। दिन के समय हमें ये चमचमाती चीज़ें नहीं दिखती, हमें सिर्फ ये सारी चीज़ें रात को ही नज़र आती है, लेकिन दिन में हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी वस्तुएं हमें आसमान में नज़र आती हैं। ठीक है, सूर्य है, चंद्रमा है, या जो भी वस्तुएं जो हमें रात के समय आसमान में चमकती हुई नज़र आती हैं, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते हैं और कुछ गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, इनके पास अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, किसे, ऊष्मा को और प्रकाश को। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं, जिसमें से कि एक हमारा सन है। सन जो है वो क्या है, एक तारा ही है, जिसकी अपनी ऊष्मा और अपनी लाइट होती है। ठीक है, अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, अपनी हीट और
अपनी लाइट होती है। और जो सूर्य है ये एक सबसे बड़ा तारा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ। ठीक है, अर्थ क्या है? होल यूनिवर्स, अर्थ एंड होल यूनिवर्स इज फुल ऑफ वंडर। ठीक है, ये फुल ऑफ वंडर है। फुल ऑफ वंडर में क्या क्या आता है आपका? सन, मून, प्लैनेट्स, मैनी अदर थिंग्स, जो भी हमें स्काई में नज़र आती है वो सब चीज़ें फुल ऑफ वंडर में आती है, जो कि हमें अर्थ से दिखाई देती हैं स्काई में। ठीक है, खगोलीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक, सन, मून या वो सभी वस्तुएं जो हमें नाइट के समय स्काई में चमकती हुई नज़र आती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, अब हमें मून भी नज़र आता है ना? तो मून क्या है? जब हमें फुल मून नज़र आता है तो उसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। ठीक है, जैसे आप कभी बात करते हैं कि शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो शुक्ल पक्ष में क्या होता है? हमारा चांद हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है ना? जैसे ये चांद हमें आधा नज़र आया, फिर इतना नज़र आया, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, लास्ट में क्या है? हमें फुल मून नज़र आता है ना? तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। इसको शुक्ल पक्ष भी इसी चीज़ को कहते हैं जब पूर्णिमा आती है। और जब न्यू मून की शुरुआत होती है तो उसमें क्या होता है? चांद हमें घटता हुआ नज़र आता है ना? जैसे ये फुल मून है तो उसमें क्या है? फिर ये थोड़ा कम हो जाएगा इस तरीके से, और कम हो जाएगा, तो ये इस शेप में भी हमें नज़र आता है। और जब ये हमें बिल्कुल नज़र नहीं आता तो वो आता है हमारा अमावस्या, जिसमें चांद घटता है। मतलब चांद की जो घटती हुई स्थिति होती है उसे कहते हैं अमावस्या या कृष्ण पक्ष। सेलेस्टियल बॉडीज़, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट, है ना? ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, जो खगोलीय पिंड होते हैं, वो बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, उनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। दे आर नाउ एज स्टार्स, और हम उसको किसके नाम से जानते हैं? हम तारा के नाम से उसको जानते हैं, तारे, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? स्टार्स। जैसे सन भी क्या है? एक तारा है। ये गैसों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? गैसों के बने होते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी हीट और लाइट को महसूस नहीं करते और वे हमें छोटे भी दिखाई देते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो मून है वो तो हमें बड़ा नज़र आता है, और जो तारे हैं, जो मून है वो हमें बिग नज़र आता है, और जो तारे हैं वो हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं, है ना? तो उसमें क्या है? ये इनकी दूरी की वजह से होता है। स्टार्स जो है हमारे अर्थ से काफ़ी दूर होते हैं, जो कि हमें छोटे छोटे नज़र आते हैं। ठीक है, अब जो मून है वो क्या है? वो अर्थ का एक सैटेलाइट है, जो कि वो अर्थ के चारों ओर अर्थ की परिक्रमा करता है। ठीक है, इसीलिए मून हमें बड़ा नज़र आता है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते और वो हमें बहुत ही छोटे नज़र आते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें कितना छोटा नज़र आता है ना? और हवाई जहाज को अगर हम पास से देखेंगे तो बहुत बड़ा नज़र आता है, बहुत बड़ा होता है ना? लेकिन जब वो आसमान में उड़ रहा होता है तो वो हमें बिल्कुल छोटा सा एक पंछी की तरह नज़र आता है। किसकी तरह नज़र आता है? एक पंछी की तरह उड़ता हुआ वो हमें नज़र आता है। और रात के समय क्या होता है? जब हम देखते हैं कि तारों के ना कई अलग अलग तरह के समूह या उनके द्वारा बनी हुई अलग अलग तरह की हमें आकृतियाँ नज़र आती हैं, जिसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। जैसे अर्सा मेजर है, बिग बियर, है ना? इसी प्रकार के ये क्या है? ये सारे नक्षत्र मंडल हैं। स्मॉल बियर,
या सप्तऋषि तारामंडल, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें आकाश में नज़र आती है। अब जो ये आप देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार नज़र आ रहे हैं और ये हमें एक चम्मच की तरह नज़र आते हैं, है ना, स्पून की तरह। जब हम अपनी पृथ्वी पे खड़े होते हैं और जब ये नक्षत्र मंडल सप्तऋषि तारामंडल हमें दिखता है, तो इन दो तारों की बिल्कुल सीध में जो तारा चमकता हुआ नज़र आता है उसको बोलते हैं ध्रुव तारा। ठीक है, जो कि हमें उत्तर दिशा, मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसके बारे में बताता है कि इस तरह की यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन है। अब पहले समय में क्या था, हमारे पास कोई कंपास या कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि हमें डायरेक्शन बता सके कि नॉर्थ किधर है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है या वेस्ट किधर है ना। तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। रात के समय अगर हमें नॉर्थ डायरेक्शन देखनी है तो हम इस तारामंडल की हेल्प से ध्रुव तारे को खोज कर नॉर्थ दिशा के बारे में आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, नॉर्थ दिशा या उत्तर जो डायरेक्शन है, उत्तर दिशा इधर की तरफ है। ठीक है, अब ईस्ट और वेस्ट है ये तो हमें पता ही है। इसको हम सूर्य अस्त और सूर्य उदय के नाम से जानते हैं। अगर ईस्ट है, अगर सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य का अगर उदय कहाँ से हो रहा है तो हम पता लगा लेते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है। और जब सूर्य अस्त होता है, जब सूर्य छिपता है रात्रि शाम के समय या रात्रि के समय, तो वो दिशा कौन सी होती है, वेस्ट, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ध्रुव तारा कौन सा होता है, जो उत्तर दिशा को बताता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। और ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, इसकी स्थान कभी भी चेंज नहीं होता है। और इसको हम किसके थ्रू जान सकते हैं, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को हम जान सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं जिनका अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, वह ग्रीक भाषा प्लेनेटाई से बना है। प्लेनेटाई का मतलब होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। अब जो सन है, ये क्या है, सन। अब सन के चारों ओर जो चीज़ें घूमती हैं, है ना, सन के चारों तरफ मरकरी भी घूमता है, वीनस भी घूमता है, अर्थ भी घूमता है। तो ये सब क्या करते हैं, सन के चारों ओर जो भी चीज़ें घूमती हैं या उसकी परिक्रमा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। ग्रह किससे बना हुआ है, ग्रीक भाषा के शब्द से बना है, प्लेटाई से, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी एक ग्रह है। ये अपने संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अर्थ का भी अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। अगर सूर्य ना हो तो अर्थ पर लाइट होगी ही नहीं। ठीक है, तो वो कहाँ से लाइट लेता है, सन से ही वह लाइट लेता है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर हम मून से भी अगर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी चमकती हुई नज़र आएगी। जिस तरीके से हम अर्थ से मून को देखते हैं तो मून भी हमें रात्रि के समय क्या होता है, चमकता हुआ नज़र आता है। नक्षत्र मंडल, ये मैंने आपको अभी बताया था। नक्षत्र मंडल क्या है, तारों के समूह द्वारा बनी हुई आकृति। जैसे ये चम्मच वाली जो आकृति बनी हुई थी, ये भी क्या है, एक तारों से ही बनी हुई है ये आकृति, जो कि हमें सीधा किसके बारे में बताती है, ध्रुव तारे का डायरेक्शन बताती है। ध्रुव तारे का हमें किसका बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। एक जैसे अर्सा मेजर, बिग बियर, सप्तऋषि, ये सब क्या है, ये सब अर्सा मेजर के ही, ये सप्तऋषि जो तारा मंडल है, सप्तऋषि है, ये भी एक अर्सा मेजर का ही भाग है।
ग्रह। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लैनेट। और जो प्लैनेट है वो ग्रीक भाषा के जो शब्द है प्लेनेटाई, इससे बना है और इसका अर्थ है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाला। ठीक है। अब जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस है, ये भी क्या है, हमारे ये तीनों प्लैनेट्स हैं। ये तीनों क्या है, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं। इनके चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं, जो कि ये जो छल्ले होते हैं ये क्या होते हैं, असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियाँ होती हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये ग्रह है, इसके चारों ओर इस तरीके की रिंग बनी होती है, इस तरीके की रिंग। ठीक है। जो ये रिंग बनी होती है इसको बोलते हैं चारों ओर ये जो छल्ले होते हैं इसके। एक और रोचक बात है, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि सोल किसे कहा जाता है, तो सोल किसे कहा जाता है, सूर्य देवता को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, है ना। जो भी चीज़ सूर्य से संबंधित है उसको हम क्या बोलते हैं, सौर। इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए आप और भी शब्दों को बता सकते हैं, लिखिए, आप सोचिए इनके बारे में। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए, ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जियोग्राफी एक अंग्रेजी का शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी की जब हम बात करेंगे, जियोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये किससे रिलेटेड है, ये पृथ्वी से रिलेटेड है ना। जिसमें पृथ्वी से रिलेटेड जो भी जानकारी दी गई है वो किस में दी जाएगी, जियोग्राफी में दी जाएगी। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफ, जिस जीई का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना। मतलब पृथ्वी के बारे में जिसमें लिखा गया है उसको जियोग्राफिया कहा जाता है। जैसे कुछ शब्द हैं, जियो के साथ लॉजी मिला, जियोलॉजी, जो कि पृथ्वी के अध्ययन से रिलेटेड है। जियोमेट्री पृथ्वी के मापन से रिलेटेड है, उसमें मेजरमेंट की बातें आएंगी। जियोआइट जो पृथ्वी के आकार से रिलेटेड है। जब हम जियोआइट शब्द की बात करेंगे तो वो पृथ्वी के आकार से रिलेटेड है। जियोमेट्री, मैट्री, एम फॉर मापन, वो जियोमेट्री पृथ्वी के मापन से रिलेटेड है। जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन से रिलेटेड है। रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। रात के समय जब भी हम आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें टिमटिमाते तारे, चमकता हुआ मून और मून की जो चांदनी होती है वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहा जाता है। अब जो खगोलीय पिंड है या उनकी जो गति है उससे रिलेटेड अगर कोई स्टडी है तो उसको स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आज भी अगर देखा जाए तो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई नई जानकारी हमें प्लैनेट्स के बारे में या कुछ भी चीज़ें हमें पता चलती रहती है। अगर हम बात करते हैं, हमारे जो हैं टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, है ना। जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून।
टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। उन 8 प्लैनेट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि जो पहले 4 है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको आंतरिक ग्रह कहा गया है। क्या कहा गया है? आंतरिक ग्रह, जो कि सूर्य के नज़दीक होते हैं, सूर्य के बहुत ही नज़दीक होते हैं। और ये चट्टानों, रॉक से बने हुए होते हैं, है ना, जो रॉक से बने हुए हैं और जो सूर्य के बिल्कुल नज़दीक हैं, उन ग्रह को हम आंतरिक ग्रह के नाम से जानते हैं, जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, है ना। परिक्रमण और घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? जब हम अपनी ही जगह पे घूमते हैं, है ना, जो अपनी ही जगह पे घूम रहा है उसे बोलते हैं घूर्णन। और जब हम इसके चारों ओर घूमते हैं या कोई ग्रह इनके चारों ओर घूम रहा है तो उसको बोलते हैं परिक्रमण। ओके। अब जो मरकरी है वो 88 डेज में परिक्रमण करता है, और घूर्णन जो अपने स्थान पर जो घूर्णन करता है वो 59 डेज में करता है। ठीक है। वीनस 255 डेज में परिक्रमण करता है। किसका? ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये सब प्लैनेट्स, जो हमारे जो केंद्र में सबसे पहले क्या है? सन। ठीक है, सन है। अब जो सन की परिक्रमा करता है, सबसे पहले जो परिक्रमा करता है वो है मरकरी, जो दूसरा नंबर पर है वो है वीनस, तीसरे नंबर पर जो परिक्रमण करता है वो है अर्थ, और जो 4th नंबर पर परिक्रमण करता है वो है आपका मार्स, है ना। अब अगर इनकी स्थिति देखी जाए, ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो हैं ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक हैं ये चारों। जब हम परिक्रमण की बात कर रहे हैं तो मतलब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की बात कर रहे हैं, है ना। जब हम घूर्णन की बात कर रहे हैं तो ये अपने ही स्थान पे यहीं पर घूमने की बात है, कि ये अपने ही स्थान पर घूम रहे हैं, तो वो है घूर्णन। और जब वो सन के चारों ओर घूमेगा, जो सन का राउंड लगाएगा उसे बोलेंगे परिक्रमण। ठीक है। तो अब आशा करती हूँ कि आपको परिक्रमण और घूर्णन समझ में आ गया होगा। ठीक है। मरकरी 88 डेज में परिक्रमण करता है और घूर्णन करता है 59 डेज में। वीनस 255 डेज में परिक्रमण और घूर्णन करता है 243 डेज में। ये सब डेज है। ओके, ये दिन बताए गए हैं कि कितने दिन में परिक्रमण या घूर्णन किया जाता है। अर्थ परिक्रमण करता है 365 डेज में और घूर्णन करता है 1 दिन में। मतलब जो पृथ्वी है उसको 1 दिन लगता है अपनी जगह पे घूमने में। ठीक है। पृथ्वी अभी भी घूम रही है, लेकिन हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, हमें घूमती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वो अपनी जगह पे अभी भी घूम रही है। मार्स जो है 687 डेज में सूर्य की परिक्रमा करता है, और अपने स्थान पर जो परिक्रमा करता है वो 1 डेज में करता है। और जो अर्थ है, अर्थ का ओनली 1 मून है, जो कि हमें रात के समय पृथ्वी से चमकता हुआ नज़र आता है। और जो मार्स है उसके 2 मून हैं। ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं। मून क्या है? सैटेलाइट है। किसकी? प्लैनेट की। ओके। जो हमारे बाकी के जो 4 ग्रह हैं उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह, जो कि सूर्य से बहुत दूर होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, उनका साइज़ भी बड़ा होता है। ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो चट्टानों के बने हुए होते हैं और सूर्य के नज़दीक होते हैं। लेकिन जो बाह्य ग्रह हैं ये गैसों के बने होते हैं और तरल पदार्थों से बने हुए होते हैं। जैसे जुपिटर मतलब बृहस्पति ग्रह, ये परिक्रमा करता है 11 साल 11 महीने, लगभग 12 ईयर में ये परिक्रमण करता है। किसका? सन का। और अपने ही स्थान पे जो घूर्णन करता है वो 9 आवर 56 मिनट में करता है। इसके सबसे ज़्यादा मून है 67 मून। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसके सबसे ज़्यादा मून है, तो वो है आपका जुपिटर, जिसके 67 मून है। ठीक है, 67 सैटेलाइट्स हैं इसकी। सैटर्न
सैटर्न जो परिक्रमण करता है वो 29 ईयर 5 मिनट में करता है। अब जैसे जैसे जिनकी दूरी बढ़ती जाएगी, है ना, जैसे ये सन है, सन से जो दूर होते जाएंगे उनका परिक्रमण का जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा, है ना। ये आप देख रहे हैं ना, ये कम छोटा सर्कल बन रहा है और ये उससे भी बड़ा सर्कल है ना। इनका जो रास्ता है वो बड़ा होता जाएगा, और तो बड़ा होता जाएगा, ऑब्वियसली बात है कि इनको सूर्य की परिक्रमा करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यूरेनस को 84 ईयर लगते हैं परिक्रमण करने में सूर्य का, और अपने जगह पे घूमने में 17 घंटे 14 मिनट का टाइम लगता है। इसके 27 मून हैं। सैटर्न के 62 मून हैं। नेपच्यून के 164 ईयर लगते हैं इसको परिक्रमण करने में सूर्य का, और अपने जगह पे घूमने में लगता है 16 घंटे 7 मिनट, और इसके 13 मून हैं। देखिए ये हमारा सन है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में इनकी जो स्थिति है, मतलब कि सूर्य से इनकी जो दूरी है नंबर वाइज, सबसे पहले है मून, सबसे पहले है बुध मरकरी, दूसरे नंबर पर है वीनस, तीसरे नंबर पर है अर्थ, फोर्थ नंबर पर है मार्स, 5 नंबर पर है जुपिटर, 6 नंबर पर सैटर्न, 7 पर यूरेनस, और 8 नंबर पर है आपका नेपच्यून, है ना। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बुध शुक्र बृहस्पति मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर सकते हैं। माई, ये जो ट्रिक है ये आप इसको बड़े अच्छे से याद कर सकते हैं। इनका सीक्वेंस, दूरी, मतलब कि जो सन है उससे दूरी के अकॉर्डिंग हम इसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस, N फॉर नेपच्यून, ओके। और जो ये 4 प्लैनेट्स है, इसको हमने, ये जो पहले 4 है और ये जो बाद के जो 4 हैं, इसको हम पहले 4 को बोलते हैं आंतरिक ग्रह, है ना। आंतरिक इससे बोलते हैं क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक आते हैं, और जो सूर्य से दूर हैं उनको बोलते हैं बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह, मतलब जो सूर्य से दूर है। और बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है ना। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ओके। मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये पट्टी पाई जाती है जहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह के बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊंगी डिटेल में कि होते क्या हैं, ओके। अब उपग्रह मीन्स सैटेलाइट्स। मैंने आपको बताया था जैसे ये सन है, अब सन की परिक्रमा मान लीजिए ये अर्थ कर रही है, ठीक है। अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है, और प्लैनेट की भी तो एक परिक्रमा कर रहा है, वो है सैटेलाइट जो कि मून है। क्या है? मून जो है अपने जगह पर भी घूमता है और साथ में पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। और देखा जाए तो ये दोनों भी सन के चारों ओर घूमते हैं। क्यों? जब ये अर्थ घूम रही है तो ऑब्वियसली बात है कि मून भी इसके साथ ही जाएगा, ठीक है। फिर आता है कक्ष क्या होता है? जो सन का परिक्रमण करने का जो निश्चित रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं? कक्ष या कक्षा कहा जाता है। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये जो सन है, देखिए ये सन है, ठीक है। अब सन का जो रास्ता होता है, सन की जो परिक्रमा करने का जो रास्ता है ये है, ये पूरा गोल नहीं होता, ये दीर्घवृत्ताकार होता है, जैसे ये है ना। फिर इस तरीके से ये जो रास्ता होता है, अब जो अर्थ है, ये मार्स हो गया,
ये वीनस हो गया और ये अर्थ हो गया, है ना। अब अर्थ का जो है, अर्थ अपने इसी रास्ते पर परिक्रमण करेगी। अब जो अर्थ है वो इसी रास्ते पे घूमेगी, है ना। अर्थ वीनस के रास्ते पे तो नहीं आएगी, वीनस का ये अपना रास्ता है और ये मरकरी का रास्ता है ना। जो बुध है ये रास्ता जो है इसका, ये मरकरी का है, ये वीनस का है और ये अर्थ का रास्ता है। ये अपने ही रास्ते पर परिक्रमण करते हैं। जो ये रास्ता होता है इसे बोलते हैं कक्ष। क्या कहते हैं? कक्ष। अब हम बात करते हैं सन के बारे में कि सन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सन क्या है? सौरमंडल का केंद्र होता है, ठीक है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, जैसे ये सन है, अब इसका परिक्रमण है वीनस, इस तरीके से जो ये बना हुआ होता है, ये क्या है? हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो क्या है? सन। ये जो है ये हमारा सन है, ठीक है। सौरमंडल का जो केंद्र होता है वो क्या है? सन। और ये बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ होता है। जो सन है वो बहुत ही गर्म होता है और बहुत ही बड़ा भी होता है, ठीक है। सन और अर्थ के बीच अगर इन दोनों की दूरी नापी जाए कि सन और अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सन से अर्थ की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। जो प्रकाश की गति है, अब जो सनलाइट है उसकी जो स्पीड है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब जो सन की जो लाइट है उसे अर्थ पे आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 8 मिनट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सन की लाइट को अर्थ पर आने में कितना समय लगता है। सन की लाइट को अर्थ पे आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में क्या है कि सन, प्लैनेट और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड, ये सब मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। मतलब जब हम बात करें सन, प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना, सारे आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं? हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। और इसका हेड कौन होता है? सूर्य होता है। मतलब देखा जाए तो पूरा क्या है? एक तरह से परिवार है ना। एक तरह से पूरा परिवार है और इस परिवार का हेड कौन है? वो हमारा सूर्य है, ठीक है। क्योंकि ये सब किससे लाइट और हीट लेते हैं? सूर्य से ही ये सब लाइट और हीट ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे और बाकी के बारे में जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी ग्रहण करेंगे, जिसमें हम अपने प्लैनेट्स के बारे में और मून के बारे में अच्छे से डिटेल में जानकारी ग्रहण करेंगे, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में अच्छे से बताया गया है। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको इससे रिलेटेड जो अलग नॉलेज है या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे प्लैनेट्स के बारे में जो जनरल नॉलेज है, मैं आपको वो भी अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगी, जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का सेकंड पार्ट होगा। उसमें हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।